सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर क्रिया शारीरिक विभाग, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ। आज के आयुष संवाद में मैं सर्वप्रथम हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का, आदरणीय प्रमुख सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी का, आदरणीय विशेष सचिव एवं निदेशक आयुर्वेद मिशन डॉक्टर राजकमल यादव जी का। आपने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों को उपयुक्त समझा, उसे विशेष महत्व देते हुए आयुष कवच ऐप का निर्माण किया और उसमें हमें बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया। इसके पश्चात हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय निदेशक आयुर्वेद सेवाएं प्रोफेसर एस.एन. सिंह जी का, आदरणीय निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन डॉक्टर सुरेश चंद्र जी का। आपके कुशल नेतृत्व में आयुर्वेद निरंतर उन्नत की ओर अग्रसर है। साथियों, हमारा आज का विषय प्रकृति के अनुसार पथ्य एवं अपथ्य। पथ्य से तात्पर्य ऐसा आहार विहार जो शरीर के लिए हितकर हो, पथ्य है। ऐसा आहार विहार जो शरीर को हानि पहुंचाए, अपथ्य है। पथ्य के बारे में शास्त्र में कहा गया है, पथ्ये सति गदात्रस्य किम औषधि निसेवणी। पथ्ये असति गदात्रस्य किम औषधि निसेवणी। अर्थात अगर आप पथ्य सेवन करते हैं तो औषधि की क्या आवश्यकता है, अगर आप पथ्य सेवन नहीं करते हैं तो औषधि क्या कार्य कर सकती है। अतः चिकित्सा में पथ्य अपथ्य का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत षड ऋतुओं के अनुसार पथ्य अपथ्य का निर्देश है। अगर कोई व्यक्ति ऋतु के अनुसार पथ्य अपथ्य सेवन करता है तो वो निश्चित तौर पर स्वस्थ रहता है। परंतु कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम प्रकृति के अनुसार पथ्य अपथ्य सेवन करते हैं, फिर भी हमें पूर्ण लाभ नहीं होता है। ऐसे ही हम देखते हैं कोविड-19 के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष काढ़े का निर्माण किया गया। आयुष काढ़ा यद्यपि सभी व्यक्तियों के ध्यान में रख करके बनाया गया, सभी को लाभ कर रहा है, परंतु कुछ व्यक्तियों की यह समस्या है कि यह काढ़ा पेट में जलन या मुखपात जैसी समस्याएं पैदा कर रहा, काढ़ा लाभ की जगह हानि पहुंचा रहा है। अतः इस संदर्भ में हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी प्रकृति भी जानें और फिर ऋतु के अनुसार जो पथ्य अपथ्य है उसको सेवन करें तो हम निश्चित तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रकृति की। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी दो मनुष्य, चाहे उनका स्वरूप हो, वर्ण हो, केश हो, बल, वर्ण, स्मृति, आहार विहार एक समान नहीं होते हैं। आयुर्वेद में इन सब के लिए उसकी प्रकृति को उत्तरदायी माना गया है। प्रकृति निर्माण के संदर्भ में कहा गया, शुक्र शोणित संयोगे यो भवेद दोषा उत्कटता प्रकृति जायते तेन तस्य। अर्थात शुक्र और शोणित संयोग के समय में जो दोष प्रबल होते हैं वही उस गर्भ की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। जैसे वात दोष की उर्वरता से वातिज प्रकृति, पित्त दोष की उर्वरता से पित्तज प्रकृति, कफ दोष की वृद्धि से कफज प्रकृति। वात और पित्त दो दोषों के वृद्धि से वात कफज और वात पित्त दोष की प्रबलता से वात पित्तज, पित्त और कफज की प्रबलता से पित्त कफज प्रकृति का निर्माण होता है। तीनों दोषों की सत्ता से सम त्रिदोषज प्रकृति का निर्माण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी प्रकृति जाने कैसे। वैसे देश के सभी राजकीय एवं निजी आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्यालय एवं चिकित्सालयों में क्रिया शारीरिक विभाग में प्रकृति परीक्षण किया जाता है, परंतु हम यहाँ पर कुछ सामान्य लक्षणों की चर्चा करेंगे जिससे आप स्वयं अपने घर बैठे ही अपनी प्रकृति स्वयं जान सकते हैं। अतः आइए हम बात करते हैं वातज प्रकृति पुरुष के लक्षणों की। वातज प्रकृति पुरुष का जो शरीर होता है वो दुबला पतला,
रूक्ष होता है, इनकी त्वचा रूक्ष एवं फटीसी होती है, इनके केस अल्प और कठोर होते हैं, रूक्ष होते हैं, इनके नेत्र चंचल होते हैं और सोते समय खुले रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की गति जो है वो अनियमित होती है, ये कभी मंद कभी तेज गति से चलते हैं। शरीर पर मांसपेशियों की अल्पता की वजह से शरीर पर सिराओं का जाल फैला हुआ दिखाई देता है। चलते समय संधियों से आवाज़ आती है। ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से मधुर, अम्ल, लवण रस वाले एवं उष्ण एवं स्निग्ध पदार्थ विशेष रूप से प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति को निद्रा अल्प आती है। ये अल्प बल वाले एवं अल्प संतान वाले होते हैं। ये स्वभाव से विशेष रूप से चंचल चित्तवृत्ति के होते हैं। किसी भी एक स्थान पर लंबे समय तक बैठे नहीं रह सकते हैं। बैठते समय हाथ पैर हिलाते हैं और दांतों से नाखून काटते रहते हैं। किसी भी कार्य को शीघ्र प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में ही भूल जाते हैं कि हमें कार्य पूर्ण करना है। और इसके साथ ही भय, राग, द्वेष से युक्त होते हैं। स्वप्न में विशेष रूप से ये आकाश में उड़ते हुए अपने आप को पाते हैं। प्रायः नास्तिक स्वरूप के होते हैं। अगर कम शब्दों में इनके लक्षणों के बारे में कहें तो कहा गया है कि अल्प केशः कृशो रुक्षो वाचालस्य मानसा आकाशचारी स्वप्नेषु बात प्रकृति को नरा। अब हम बात करते हैं पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षणों की। तो पित्त प्रकृति पुरुष का व्यक्ति होता है उसका शरीर मध्यम होता है। ऐसा व्यक्ति न अधिक स्थूल न अधिक रस बीच का होता है। देखने में सुंदर होता है। इनकी त्वचा स्निग्ध और सुंदर होती है। इनके नेत्र स्निग्ध होते हैं और नेत्र स्निग्ध एवं पीत वर्ग के होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की जो अग्नि है वो विशेष रूप से तीक्ष्ण होती है। ये आहार को शीघ्र ही पचा देते हैं। भूख एवं प्यास के वेग को सहन नहीं कर पाते हैं। इनको विशेष रूप से मधुर, तिक्त, कषाय रस वाले एवं शीतल पदार्थ प्रिय होते हैं। ये उष्ण पदार्थों से द्वेष करते हैं। शरीर में मूत्र, पुरीस एवं श्वेत की अधिक प्रवृत्ति होती है। शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसे व्यक्ति मध्यम बल वाले एवं कम संतान वाले होते हैं और ये वीर, साहसी, पराक्रमी होते हैं, निडर होते हैं, किसी व्यक्ति से पराजित नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वप्न में विशेष रूप से चारों तरफ अग्नि लगी हो ऐसा देखते हैं और आस्तिक स्वभाव के होते हैं। अगर कम शब्दों में कहें तो कहा गया है कि अकाले फलिते व्याप्तौ धीमान स्वेदी च रोषणा स्वप्नेषु ज्योतिषाम दिष्टा पित्त प्रकृति को नरा। अब हम बात करते हैं कप प्रकृति के व्यक्तियों की। तो कप प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका शरीर पुष्ट भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से सुंदर होते हैं और इनके नेत्र श्वेत सुंदर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो केस हैं वो केस होते हैं वो स्निग्ध, घने एवं काले होते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति मंद गति से चलते हैं। इनकी जो स्वर है, आवाज़ है वो मधुर होती है। ये भूख एवं प्यास के वेग को सहन कर सकते हैं। इन ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से कटु, तिक्त, कषाय रस वाले एवं उष्ण पदार्थ विशेष रूप से प्रिय होते हैं। मूत्र और पुरी से इनकी सामान्य प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति बलवान होते हैं, अधिक संतान वाले होते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं करते हैं, धैर्यवान होते हैं और वीर होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। स्वप्न में विशेष रूप से जलाशय में भरे हुए तालाब में भरे हुए जल या उसमें हंस आदि को देखते हैं। अगर हम कम शब्दों में इनके लक्षणों की चर्चा करें तो कहा गया है कि गंभीर बुद्धि, स्थूलं स्निग्ध केशो महाबला स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा श्लेषम प्रकृति को नरा। तो अब हम चर्चा करेंगे ये सारे जो लक्षण हैं वो किसी भी
प्रकृति निर्धारण के समय हमको विशेष रूप से ये देखना है, क्योंकि ये जो हमने अभी लक्षण बताए हैं ये किसी भी एक व्यक्ति के अंतर्गत सारे लक्षण नहीं मिलते हैं। हम सारे लक्षणों को देख करके इनका परसेंटेज निकालते हैं। ऐसे आप भी इसको ये देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर जैसे बात प्रकृति पुरुष है उसमें जो लक्षण अभी हमने बताए हैं उसमें से 65 से अगर 70% आ रहे हैं और पित्त और कफ के जो लक्षण हैं वो 30 से 35% आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो वातज प्रकृति का होगा। ऐसे ही पित्त और कफ के लिए अगर दो दोषों के लक्षण जैसे वात और पित्त है इनके लक्षण मिला करके 75 से 80% आ रहे हैं, कफ प्रकृति के लक्षण अगर 20% आ रहे हैं तो वो वात पित्तज होगा। ऐसे ही दूसरी द्वंद्वज प्रकृति को निकालेंगे, अगर तीनों दोषों के लक्षण बराबर मात्रा में आ रहे हैं तो वो सम प्रकृति का होगा। इस तरीके से प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रकृति के अनुसार पथ्य और अपथ्य की। अगर हम सबसे पहले देखें आहार में तो जो भी अन्न हैं वो विशेष रूप से पुराने ग्रहण करने चाहिए। नए अन्न जो होते हैं वो विशेष रूप से दोषवर्धक होते हैं, शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर हम बात करते हैं गेहूं की तो जो गेहूं है वो विशेष रूप से सभी प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर होता है, अतः उसे सभी प्रकृति के व्यक्ति सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं। अगर हम बाजरा विशेष रूप से पित्तवर्धक होता है। ये वात और जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके लिए हितकर होता है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। ऐसे एव है और कोदो हैं, ऐसे जो द्रव्य हैं ये विशेष रूप से वात प्रकृति के व्यक्ति को कम, पित्त प्रकृति के व्यक्ति और कफ के व्यक्तियों को सामान्य मात्रा में सेवन करना चाहिए। चावल है, चावल प्रायः जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं उनको कम से कम मात्रा में और वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं। वहीं पुराना साठी चावल है वो सभी प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर होता है, उसे सभी व्यक्ति सेवन कर सकते हैं। चना, मटर, अरहर, राजमा, लोबिया ये जो पदार्थ हैं ये विशेष रूप से वात प्रकृति के व्यक्ति को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए, पित्त प्रकृति को मध्यम में और कफ प्रकृति के व्यक्ति इसे सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं। वही दाल में जो मांस की दाल है वो विशेष रूप से वात प्रकृति पुरुष के लिए हितकर है, उसे वो सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को उसको मध्यम मात्रा में और कफ प्रकृति के व्यक्तियों को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर कुलथ की दाल है वो विशेष रूप से पित्तवर्धक होती है, अतः पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। वात और कफ प्रकृति के व्यक्ति उसे सेवन कर सकते हैं। ऐसे मूंग है और मसूर की दाल है वो विशेष रूप से वात प्रकृति के व्यक्तियों को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। पित्त और जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं वो उसको सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं। अगर हम हरी सब्जियों की बात करें, हरी सब्जी में लौकी, तोरई, परवल, कद्दू, बथुआ, चौलाई, धनिया, ये जो हरी सब्जियां हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए हितकर हैं, इसे सभी सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं। वही आलू को सब्जियों में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, अतः ऐसे सभी व्यक्तियों को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। अगर हम इसको प्रकृति के अनुसार बताना चाहें तो विशेष रूप से बथुआ है, बैगन है, मेथी है, इसको पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को कम सेवन करना चाहिए, वात और कफ प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर है। ऐसे करेला विशेष रूप से जो है वो कफ प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर है, बाकी लोगों को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। जो तेलीय पदार्थ होते हैं जैसे घी है, मक्खन है, मलाई है, इनको सभी व्यक्तियों को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। फिर भी अगर हम प्रकृति के अनुसार देखें तो विशेष रूप से वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति इसे सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को कम सेवन करना चाहिए। ऐसे जो खटाई है, लाल मिर्च है, गरम मसाले हैं, इनको विशेष रूप से जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं इनको कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए और वात और कफ प्रकृति के व्यक्ति सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं। अगर हम फलों की बात करें, फल शरीर के लिए बहुत ही हितकर होते हैं, ये सभी व्यक्तियों के लिए हितकर हैं क्योंकि इसमें पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल की बहुत अधिकता होती है, अतः सबको आवश्यकता है। परंतु जो मधुर फल हैं जैसे केला है, पपीता है, खजूर है, अनानास है, ये जो मधुर फल हैं, तरबूज है, इसको वात
और पित्त प्रकृति के व्यक्ति सामान्य मात्रा में सेवन कर सकते हैं, लेकिन कफ प्रकृति के व्यक्तियों को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। वैसे ही अगर खट्टे फल हैं, मौसमी है, संतरा है, लीची है, ये पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए और बात के लिए हितकर हैं। मधुर द्रव्यों में विशेष रूप से बर्फी है, छेना है, मलाई है, पनीर है, ये विशेष रूप से वात और पित्त प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर है। कफ प्रकृति के व्यक्तियों को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। और इसके जो तक्र होता है, दधी जो है, दधी का सेवन वात प्रकृति व्यक्तियों के लिए हितकर है, लेकिन जो अगर दधी से हम तक्र बना लें तो वो सभी प्रकृति के व्यक्ति सही से सेवन कर सकते हैं। इसके अगर हम मांस की बात करते हैं तो विशेष रूप से मुर्गे का मांस और जो टर्की बर्ड्स होती है वो सभी प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर है। वहीं बकरे का मांस है, मछली है, झींगा मछली, ब्राउन है, समुद्री मछलियाँ, ये वात प्रकृति के लिए हितकर होती हैं। पित्त और कफ प्रकृति के व्यक्तियों को कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम शरीर पर तेल मालिश है तो तेल मालिश जो होती है वो विशेष रूप से वात पित्त के लिए एकदम हितकर है, पित्त प्रकृति को मध्यम, और जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं तो उनको कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। सिकाई, धूप सेवन, उष्ण जल से स्नान, ये विशेष रूप से जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं इनको कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। वात और कफ प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर है। टहलना, घूमना, व्यायाम करना, उपवास करना, ये विशेष रूप से जो है वात प्रकृति के व्यक्ति को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। पित्त प्रकृति को मध्यम और कफ प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर है। दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना, दिन में सोना जो है वो विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया गया है, लेकिन फिर और वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए हितकर होता है। फिर भी अगर पित्त और कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं, अगर उनको ऋतु या शरीर में थकान होने पर दिवा स्वप्न की आवश्यकता है तो कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। मध्य जो होता है वो विशेष रूप से पित्त प्रकृति को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए और वात और पित्त के व्यक्ति इसको सेवन कर सकते हैं। ठंडा जल या फिर कूलर, एसी की जो ठंडी हवा है वो पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ हैं। ये वात और कफ प्रकृति के व्यक्ति को कम से कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। ऐसे ही हमने एक आयुष काढ़े की भी चर्चा की थी। तो आयुष काढ़ा है वो आयुष मंत्रालय द्वारा सभी प्रकृति के व्यक्तियों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो काढ़े जिस तरीके का काढ़ा बनाया गया है सभी औषधियों से युक्त उसको सेवन करेगा, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु हो सकता है कि वो उसके सारे घटक पूर्ण न ले रहे हों या उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे में वो कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि काढ़े से हमारे पेट में जलन या मुखपात जैसी समस्या हो रही है तो निश्चित तौर पर वो पित्त प्रकृति का पुरुष हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो उष्ण पदार्थ हैं, काली मिर्च है या उसमें शून्य अदरक है, तुलसी है, ये जो है थोड़ा सा कम मात्रा में करें और उसमें थोड़ा सा मुलेठी मूल मिला लें तो वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सभी को लाभ पहुंचाएगी। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी प्रकृति भी जानें और उसके अनुसार दिनचर्या और जो ऋतुचर्या में जो पथ्य है उसका सेवन करें, आप निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे। आज बस इतना ही। आगे फिर कभी कभी इसको समय मिलेगा पुनः आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।